डिफरेंसेस का मतलब डिवीजन नहीं होता, डिवाइड हम तब होते हैं जब हम दूसरों को अपने जैसा बनाना चाहते हैं। अब डिफरेंसेस देखिए इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज। इंडिया में वर्ल्ड में कितनी तरह की भाषाएं बोली जाती हैं। एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं। अगर कहा जाए कि एक ही भाषा को पूरी दुनिया में पुश किया जाएगा, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी केवल उसी भाषा का प्रयोग करेंगी, और अलग अलग देशों से कहा जाए कि आपको भी इसी भाषा का प्रयोग करना है, तो प्रेजेंट कंटेक्स्ट में आप में से कितने लोग इसका समर्थन करेंगे? शायद आप में से कुछ लोग हों वो कहें हाँ बहुत अच्छा हो जाएगा, कितना आसान हो जाएगा बातचीत करना दूसरों से, राइट, दुनिया के किसी भी कोने में। लेकिन आपको बता दूं इसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी होंगे, क्योंकि भाषा केवल विचारों के आदान प्रदान का एक माध्यम नहीं है। भाषा आपकी पर्सनैलिटी, आपकी आइडेंटिटी का एक अभिन्न अंग है। आप कहेंगे कैसे? जैसे जो आपका मदर टंग है, आप चाहेंगे उसको प्रोटेक्ट करना। कितने सारे आपके कल्चर के जो एस्पेक्ट्स हैं, जैसे फोक सॉन्ग्स, किस्से, कहानियाँ, सब आपके मदर टंग में हैं, आपकी अपनी भाषाओं में। उसके बाद डायलेक्ट्स भी आती हैं, राइट। तो ऐसे में आपका वो अधिकार आप मानते हैं कि आप अपनी भाषा को प्रोटेक्ट करें। साथ में आप चाहेंगे कि ज़रूरी जानकारी आपको आपकी भाषा में मिले। इसको हम कहते हैं मल्टीलिंगुअलिज्म। ये कंसेप्ट समर्थन करता है इस बात का। इसको लेकर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में 76 रेजोल्यूशन आया। इंडिया उसको को स्पॉन्सर कर रहा था। अभी यूएन में 6 लैंग्वेजेस हैं जिसको ऑफिशियल लैंग्वेजेस कहा जाता है। इंडिया उन 6 लैंग्वेजेस में नहीं है। हमें जानना होगा, अभी बात करेंगे कि कौन सी वो लैंग्वेजेस है। एक प्रीलिम्स का वहाँ से क्वेश्चन बनता है। इस रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया गया और इसमें पहली बार हिंदी का मेंशन किया गया। ये जानकारी यूएन में हमारे जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं एम्बेसडर टी.एस. त्रिमूर्ति, उन्होंने हमें दी। डिटेल में जाने से पहले आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन, फाउंडेशन लाइव बैच स्टार्ट हो रहा है 28 जून से। यहाँ पर इसके एक फीचर की बात की गई है, हैंड रिटन नोट्स। कितनी बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट अपनी प्रिपरेशन को कंसोलिडेट नहीं कर पाता, यानी कि नोट्स स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं होते, प्रॉपर नहीं होते। कुछ चीज़ें लिखी हैं, कुछ चीज़ें छूट गई हैं, राइट, कुछ चीज़ें ऐड नहीं की गई हैं। तो इसी वजह से हैंड रिटन नोट्स पीडीएफ फॉर्म में क्लास के बाद अपलोड किए जाएंगे, जिसको आप डाउनलोड करके अपने रिकॉर्ड में रख सकते हैं। इसके अलावा वीकली टेस्ट, 1-to-1 मेंटरशिप, करंट अफेयर्स प्रोग्राम इसी सेशन का पार्ट है। ये कोर्स आपको अभी 25,000 में शो हो रहा होगा studiiq.com पर। आप त्यागी लाइव कोड यूज़ करेंगे अभी तो आपको 18,500 में अवेल हो जाएगा। पॉलिटी से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। पॉलिटी एंड IR आई विल बी टेकिंग। इंग्लिश बैच है, यानी कि हिंदी और इंग्लिश में आपको अलग से कंटेंट दिया जाएगा। शशांक त्यागी फॉर यू, आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर पर। आपका कभी कोई सवाल हुआ, वीडियो से जुड़े हुए अपडेट्स एंड MCQs के लिए। अब ये मल्टीलिंगुअलिज्म होता क्या है? इसका मतलब होता है कि विभिन्न तरह की भाषाओं को बोला जाना, ग्रुप्स द्वारा, लोगों द्वारा उसको एक्सेप्ट किया जाना। जो लोग विभिन्न तरह की भाषाओं की जानकारी रखते हैं उनको हम पॉलीगॉट या मल्टीलिंगुअल भी कहते हैं। हिस्ट्री क्या है? देखिए 1 फरवरी 1946 यहाँ पर रेजोल्यूशन आया था जनरल असेंबली में, रेजोल्यूशन 2 सब क्लॉज 1। इसमें 5 भाषाओं की बात की गई थी। बाद में 6 ऑफिशियल भाषाएं हो गई। याद करने का तरीका, फ्रेस्का। अब आपसे क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि वो कह दे इनमें से कौन सी ऑफिशियल भाषा नहीं है यूएन जनरल असेंबली की, ठीक है? तो फ्रेस्का का ध्यान रखेंगे। फ्रेंच, रशियन, इंग्लिश, स्पेनिश, चाइनीज एंड अरेबिक। तो जो डिपार्टमेंट ऑफ ग्लोबल कम्युनिकेशंस है उसने ये डेज भी बनाए हुए हैं इन भाषाओं के लिए। लेकिन मेरा पर्सनल मानना है कि डेज आपको रटने की जरूरत नहीं है अनटिल अनलेस ये बहुत ज़्यादा चर्चा में आ जाए। तो अभी भाषाएं चर्चा में है तो आप ये ध्यान रखिएगा। तो यूएन वर्ल्ड का लार्जेस्ट लैंग्वेज एम्प्लॉयर है। मतलब क्या हुआ? भाषा के जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनको एम्प्लॉय करता है। जैसे कि यूएन जनरल असेंबली की जो मीटिंग्स होती हैं, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, उसमें सेवरल हंड्रेड्स ऑफ लैंग्वेज प्रोफेशनल्स को हायर किया जाता है। अब इसमें कौन कौन होते हैं? देखिए, जैसे इंटरप्रेटर होते हैं, ट्रांसलेटर्स होते हैं, एडिटर्स होते हैं, प्रूफ रीडर्स होते हैं, वर्बेटिम एक्सपर्ट होते हैं, कॉपीराइटर्स होते हैं, असिस्टेंट्स होते हैं। तो कहने का मतलब है लैंग्वेज प्रोफेशनल्स के लिए तो एम्प्लॉयमेंट का एक बहुत बड़ा जरिया है यूएन। अब हमारे जो वहाँ पर एम्बेसडर हैं मिस्टर टी.एस. त्रिमूर्ति, उन्होंने कहा कि हिंदी को तो जिक्र किया गया है, साथ में बांग्ला और उर्दू का भी जिक्र किया है। इसका मतलब ये हुआ कि ये रेजोल्यूशन अडॉप्ट हुआ और अब यूएन कह रहा है कि हम अपनी जो ऑफिशियल कम्युनिकेशन होती है उसको कुछ नॉन ऑफिशियल लैंग्वेजेस में भी करते हैं। उन नॉन ऑफिशियल लैंग्वेजेस में हिंदी की प्रोमिनेंस रहेगी, साथ साथ में बांग्ला और उर्दू में भी आएगा। क्लियर है? मल्टीलिंगुअलिज्म कोर वैल्यू रहा है यूएन का, यानी कि यूएन इसका समर्थन करता रहा है। एम्बेसडर टी.एस. त्रिमूर्ति ने जानकारी दी कि देखिए 2018 से हम एक प्रोजेक्ट चला रहे हैं, हिंदी एट यूएन।
अब इसमें हो क्या रहा था, हम एक्स्ट्रा सपोर्ट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ मनी टू डिपार्टमेंट ऑफ ग्लोबल कम्युनिकेशन। इनसे कह रहे हैं कि जो आपकी यूएन की जानकारी होती है ना, उसको हिंदी में भी लाइए। ध्यान रखिएगा, जो प्रोजेक्ट हिंदी एट यूएन है, इसमें केवल हिंदी भाषा के लिए हम विशेष रूप से पैसा दे रहे हैं। अब आप कहेंगे केवल हिंदी के लिए क्यों, अन्य भाषाओं के लिए क्यों नहीं, राइट? इसका कारण है क्योंकि देखिए हिंदी हम डिप्लोमेसी का भी इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, यानी कि हिंदी केवल भारत में नहीं बोली जाती, अन्य देशों में बोली जाती है, जैसे फिजी है, फ्रेंच गयाना है, राइट, त्रिनिदाद एंड टोबैगो है, मॉरिशस है। तो ऐसे में हम उन देशों से भी समर्थन ले रहे हैं कि भाई हिंदी की प्रोमिनेंस यूएन में होनी चाहिए। तो ऐसे में हम उनके साथ क्लोज कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं इस बात पर, और साथ में फिर अन्य मुद्दों पर भी। इसको हम कहते हैं लैंग्वेज डिप्लोमेसी, यहाँ पर हिंदी डिप्लोमेसी। क्लियर है बात? हिंदी एट यूएन प्रोजेक्ट जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा था, अब ये हम कर क्यों रहे हैं, जिससे कि हिंदी स्पीकिंग पॉपुलेशन को भी पता लगे कि भाई यूएन खाली नहीं बैठा, वो क्या क्या काम कर रहा है उसकी जानकारी आपको मिलती रहे। अलग से इसके लिए वेबसाइट बनाई गई है यूएन द्वारा। एडवांटेजेस क्या हैं, एक तो आपको पता लगेगा कि हाँ क्या चल रहा है, तो इससे आप में एक एक्सेप्टेबिलिटी आएगी टुवर्ड्स कि हाँ भारत इतना पैसा यूएन के डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन को देता है, तो इससे ये काम हो रहा है। आपकी इंफॉर्मेशन आपके पास आएगी, डिसेमिनेशन होगा, अवेयरनेस होगा, और आप कनेक्ट कर पाएंगे। जैसे कि दुनिया के अलग अलग कोने में जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं यूएन द्वारा, तो आप उसके बारे में जानकारी रख पाएंगे। हमारे बारे में और लोग भी जानकारी रखते हैं अपनी भाषा में, तो इससे जो है ट्रेड लिंकेजेस भी बढ़ेंगे, ग्लोबलाइजेशन बढ़ेगा, हमारे कल्चरल लिंकेज बढ़ेंगे। अब देखिए, मोर नेशंस विल हैव हिंदी एक्सपर्ट्स, क्योंकि अगर हिंदी का दर्जा यूएन में बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है अन्य देश में भी कई लोग चाहेंगे कि हाँ हम एज अ लैंग्वेज प्रोफेशनल अपना करियर चूज करते हैं, उसमें भी हिंदी को अडॉप्ट कर लेते हैं। जैसे कि आप सर्च करिएगा इंडोलॉजिस्ट के बारे में, यानी कि जो लोग इंडिया में एक्सपर्टीज़ हासिल करते हैं उनको भी जॉब्स मिलती हैं, क्योंकि इंडिया भी वर्ल्ड की डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में अलग से पैसा देता है, जिसमें इंडिया एक्सपर्टीज़ के लिए चेयर्स रखी जाती है, प्रोफेसर्स रखे जाते हैं। हिंदी स्पीकिंग पॉपुलेशन जो अलग नेशंस हैं जिसके बारे में मैंने आपसे कहा, तो लैंग्वेज डिप्लोमेसी का हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, बेटर आउटकम्स आएंगे, यानी कि अगर यूएन के कुछ प्रोग्राम्स है, फॉर एग्जांपल यूएन वुमेन का प्रोग्राम दिल्ली सेफ सिटी प्रोग्राम, ठीक है, तो हमें पता है कि अच्छा यूएन का ये प्रोग्राम चल रहा है। यूएन की संस्था है इकोसॉक, यूएन की संस्था है ड्रग्स एंड ट्रैफिकिंग पर। अगर हमें पता है कि हाँ ये प्रोग्राम है, तो हमारे देश की जो एनजीओज हैं, जो फील्ड में एक्टिविस्ट हैं, उनको पता लग पाएगा, राइट। अगर कोई हिंदी भाषी क्षेत्र से है, उसको दूसरी भाषा का उतना ज्ञान नहीं है, तो पता लग पाएगा अच्छा ये इन्फॉर्मेशन है, तो चलो मैं भी यूएन के साथ कनेक्ट हो सकता हूँ, यूएन ये प्रयास कर रहा है भारत में, चलो मैं इनके प्रयास में शामिल हो जाता हूँ। तो आपको नहीं लगता इस पार्टिसिपेशन से बेटर आउटकम्स होंगे, क्योंकि ज़मीनी हालात तो ज़मीन के लोगों को पता होते हैं ना। अब देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, करंट अफेयर्स में अगर जो न्यूज़ है, आपको केवल उस न्यूज़ पर नहीं रुकना है, उसकी समझ तो होनी चाहिए, जैसे कि अब तक इसकी समझ आपको हो गई, लेकिन जो की टर्म्स वहाँ पर मेंशन होती हैं उसमें भी आपको थोड़ा सर्च करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर यूएनजीए चर्चा में था, तो हमें पता होना चाहिए ना एटलीस्ट यूएनजीए है क्या, राइट। यूएनजीए यूएन की सबसे बड़ी संस्था है इन टर्म्स ऑफ पार्टिसिपेशन, यानी कि मेंबरशिप। मेन पॉलिसी मेकिंग ऑर्गन है, 1945 में एस्टेब्लिश हुआ था, प्रिंसिपल ऑर्गन है, और जो अभी इसके प्रेसिडेंट हैं वो है मिस्टर अब्दुल्ला शाहिद, आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। ये मालदीवियन पॉलिटिशियन है, इससे पहले मालदीव के फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुके हैं। टोटल 193 मेंबर हैं यूएन में। फंक्शंस क्या हैं, तो देखिए एक तो जो पूरा यूएन का बजट होता है ना, वो यूएनजीए से ही पास होता है, कारण सारे मेंबर्स इसमें हैं, राइट। और जो मेंबर्स होते हैं वो फंड कंट्रीब्यूट करते हैं, राइट। तो ऐसे में टोटल फंड मान लीजिए हमारे पास आ गया से 100 बिलियन। अब उस 100 बिलियन में से जो यूएन की अलग अलग संस्थाएं हैं वो अपना अपना प्रपोजल रखेंगी कि भाई लास्ट टाइम हमने इतना खर्चा किया था, इस बार देखिए हमने ये अचीवमेंट किए थे, इस बार हमें इतना पैसा दे दीजिए। तो ऐसे में यहीं से वो अप्रूवल होता है, ठीक है। दूसरा अपॉइंटमेंट्स, चाहे वो अपॉइंटमेंट नॉन परमानेंट मेंबर्स की हो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। देखिए यूएनजीए बड़ी ऑर्गन हो गया, ठीक है। इसके बाद यूएनएससी जो है वो सबसे पावरफुल है हालांकि, जिसमें परमानेंट 5 मेंबर होते हैं, राइट। इसके अलावा वहाँ पे नॉन परमानेंट मेंबर भी होते हैं कि नॉन परमानेंट मेंबर की जो अपॉइंटमेंट होती है वो यूएनजीए की वोटिंग से होती है। साथ में जो सेक्रेटरी जनरल बनाया जाता है ओवरऑल यूएन का, वो भी यहीं से बनाया जाता है वोटिंग से। और आरआर ये ध्यान रख सकते हैं, यानी कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस की रिपोर्ट को एक्सेप्ट करता है प्लस रिकमेंडेशंस भी देता है। तो ये पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट आपके काम आएंगे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में भी, अगर मेन से क्वेश्चन आता है उसमें भी आप लिख सकते हैं। और क्या काम करता है, भलाई का काम करता है, यानी कि अगर किसी देश में पॉलिटिकल क्राइसिस है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, दुनिया में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, तो उस पर भी चर्चा होती है और देश मिलकर एक मत यानी कि एक दिशा में कुछ काम कर सकते हैं। अब दूसरा वर्ड चर्चा में था डिपार्टमेंट ऑफ ग्लोबल कम्युनिकेशन, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो देखिए इसका काम है कि वो एग्जामिन करे कि इंफॉर्मेशन किस तरीके से डिसेमिनेट हो रही है
यूएन ने एक काम किया, ठीक है, लेकिन क्या वो जानकारी सबको मिल रही है? किस तरीके से मिल रही है? क्योंकि एक ही बात को अगर किसी दूसरी तरीके से प्रेजेंट किया गया तो हो सकता है उसका इम्पैक्ट कुछ और हो, राइट? जैसे कि आप देखते हो कई सारे न्यूज़ चैनल्स एक छोटा सा इशू होगा लेकिन उसको इस तरीके से बढ़ा चढ़ाकर बनाकर बताएंगे कि आपको लगेगा कि यही देश का सबसे बड़ा मुद्दा है, राइट? तो यूएन एक बहुत ही जिम्मेदार संस्था है, वो ऐसा नहीं होने दे सकती। तो इस वजह से जो डिपार्टमेंट है ग्लोबल कम्युनिकेशन का ये ध्यान रखता है कि यूएन की एक्टिविटीज़ पे जो ऑफिशियल ब्रीफ है वो बिल्कुल स्क्रूटनाइज्ड होकर जाए, क्योंकि ये इम्पैक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है कल्चर को, पॉलिटिक्स को, मीडिया को, इकोनॉमीज़ को, हेल्थ को, रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट नेशंस, राइट? इस वजह से मैंने कहा बड़ी जिम्मेदारी वाला काम है। अभी इसकी जो हेड है वो मेलिसा फ्लेमिंग है, ये बेसिक फैक्ट हो गया। यूएन जो सेक्रेटरीट है वहीं पर इसका ऑफिस है। अब जरा एक क्वेश्चन देखिए, इंडिया साइंड द यूनाइटेड नेशंस इनिशिएटिव हाई एम्बिशन कोalition ऑफ बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिडिक्शन। इस क्वेश्चन को दिखाने का पर्पस ये है कि इसमें जो तीनों स्टेटमेंट आप देखेंगे तो तीनों स्टेटमेंट का आपस में जरूरी नहीं कि कोई लिंक हो, राइट? लेकिन ये करंट के अपडेट्स थे। तो यानी कि यूपीएससी आपको कई बार जो रीसेंट अपडेट्स है उस पर आपकी अवेयरनेस से क्वेश्चन पूछ लेती है। इसका आंसर आप कमेंट्स में दीजिएगा। अब जरा एक क्वेश्चन देखिए, हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ मल्टीलिंगुअलिज्म इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस विद सूटेबल एग्जांपल्स। क्या फायदा है कि अगर अलग अलग भाषाओं का प्रयोग हो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में? एग्जाम्पल के थ्रू बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।